गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट में स्वागत है। मैं सुरेश धर दुबे भूगोल की प्रैक्टिस श्रृंखला के साथ उपस्थित हूं। यह प्रैक्टिस श्रृंखला विशेष तौर पर टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी एवं असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 को ध्यान में रख करके तैयार की गई है। आज का एपिसोड भू आकृति विज्ञान से संबंध रखने वाले प्रश्नों पर आधारित है, जिसके अंतर्गत कुछ प्रमुख सिद्धांत और कुछ प्रमुख स्थलाकृतियों की चर्चा की जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। आज का जो सबसे पहला प्रश्न है, लिखा गया है शैल सरिता शब्दावली से संबंधित है। अर्थात जब हम कहते हैं कि धरती पत्थल उगलती है, उसी प्रकार से जो हिमानी क्षेत्र होते हैं, उस हिमानी क्षेत्र में कह सकते हैं फ्रीज और था प्रोसेस से नदियों में पत्थल का फ्लो होता है, उसी को हम कहते हैं शैल सरिता। तो शैल सरिता की जो शब्दावली है, यह विशेष तौर पर परिहिमानी क्षेत्र के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो इस आधार पर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी। अगला लिखा गया है W.B. लेविस द्वारा प्रस्तुत घूर्णन फिसलन परिकल्पना निर्माण से संबंधित है। तो यह जो सिद्धांत है, यह हिमगह्वर से संबंधित है। हिमगह्वर का ही तात्पर्य होता है सर्क। क्या होता है? सर्क। तो जो सर्क का निर्माण होता है, और इसी सर्क में देखते हैं तो हार्न बनता है, एरिटे बनता है और कोल बनता है। तो हार्न, एरिटे, कोल इसी हिमगह्वर या सर्क का ही कह सकते हैं प्रतिरूप होता है अलग अलग दृष्टिकोण से। और इसी हिमगह्वर में आपकी टार्न झील का भी फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर जो घूर्णन फिसलन का सिद्धांत है, यह किसके द्वारा दिया गया है? तो कह सकते हैं W.B. लेविस के द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। अगला प्रश्न लिखा गया है कास्ट मैदान उदाहरण है। जो कास्ट मैदान उदाहरण है, अर्थात जिसके आधार पर हम प्रत्येक चूना पत्थर क्षेत्र को कास्ट स्थलाकृति के नाम से पुकारते हैं, वह प्रोनाउंसिएशन जो किया गया है वह यूगोस्लाविया के मैदान के आधार पर किया गया है। अगर यूगोस्लाविया मैदान की हम बात करें, तो जो एड्रियाटिक ए सी है यूरोप का, इसी एड्रियाटिक सी के ए बाजू वाला जो पार्ट होता है, यहाँ पर जो मैदान है, इसी मैदान को हम कहते हैं यूगोस्लाविया का मैदान। तो यूगोस्लाविया के मैदान के आधार पर ही हम सभी चूना पत्थर क्षेत्र को कास्ट मैदान का नाम देते हैं। अगला लिखा गया है प्लेसर निक्षेप पाए जाते हैं। तो जो प्लेसर निक्षेप होते हैं, खास करके जो जलोढ़ पंख तथा घाटी तल होता है, वहाँ पर जो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर होते हैं, उससे जो निर्मित होने वाली स्थलाकृति होती है, उसी को कहते हैं प्लेसर। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ए। शेष अगर हम बात करें तो यहाँ पर अन्य दृष्टिकोण से प्रश्न हमारे बनते हैं। अगला लिखा है निम्न में से कौन हिम जलीय निक्षेप से बनी भू आकृति नहीं है? पूछ रहा है हिम जलीय निक्षेप से। तो हिम जलीय निक्षेप से कौन सी स्थलाकृति नहीं बनी, इसी के विषय में बताना है। अर्थात यहाँ पर जितनी स्थलाकृतियां बनी हैं, सब स्थलाकृतियां हिम जल से निर्मित हैं। सिर्फ एक ऐसी है जो इससे निर्मित नहीं है, और उसी का चयन करना है। यहाँ पर अगर हम बात करें केम, केटेल, ड्रमलेन, तो ये सब जो स्थलाकृतियां हैं, यह एक प्रकार से हिम के निक्षेप से बनती हैं। क्या क्या हैं? केम है, केटिल है, यस्कर है, ड्रमलिन है। तो ये सभी संरचनाएं हिम निक्षेप से बनी हैं, अर्थात हिमोड़ में बनती हैं। कहाँ बनती हैं? हिमोड़ के क्षेत्र में बनती हैं। जबकि हार्न जो है, यह भी हिम द्वारा ही बनाई जाती है, यह भी हिमानी प्रक्रम से ही बनती है, लेकिन यह जो स्थलाकृति है, यह अपर्दन जनित है। जब हमारा सर्क बनता है, सर्क का ही एक रूप होता है हार्न, और उसी का एक रूप होता है एरिटे, और एक रूप होता है कोल। तो यह अपर्दन जनित स्थलाकृति है, और इसी आधार पर यह हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह निक्षेप जनित नहीं है, बल्कि यह अपर्दन जनित स्थलाकृति है। अगला लिखा गया है यहाँ पर प्रश्न कौन एक कास्ट स्थलाकृति नहीं है? तो बताना है कौन यहाँ पर कास्ट स्थलाकृति नहीं है। अर्थात यहाँ पर जितनी स्थलाकृतियां हैं, सब कास्ट स्थलाकृतियां हैं। सिर्फ एक स्थलाकृति है जो कास्ट नहीं है, और उसी का चयन करना है। जैसे लिखा है लेपीज, गर्तिका, आंधी घाटी। तो कह सकते हैं ये जितनी भी यहाँ पर कह सकते हैं उदाहरण हमारे सामने दिए गए हैं, ये सब के सब उदाहरण यहाँ पर हम कह सकते हैं आपके क्या हैं। यहाँ पर जो जल गर्तिका, ये देखिएगा, ये जो जल गर्तिका है, जिसका फॉर्मेशन जब नदी कह सकते हैं जलप्रपात बनाती है, तो जलप्रपात के दौरान जो एक खड्ग बनता है, अर्थात मान लेते हैं अगर पहाड़ी से कोई जल नीचे गिर रहा है, तो जिस प्लेन पर गिरता है, यहाँ पर एक खड्ग बन जाता है, एक गड्ढा बन जाता है। इसी को हम कहते हैं प्लंज पुल कहते हैं, और इसी को कहते हैं जल गर्तिका। तो जल गर्तिका एक प्रकार से नदी के
अपर्दन द्वारा निर्मित होने वाली स्थलाकृति है। शेष जो पोनोर्स है या लेपीज या अंधी घाटी, ये सब कास्ट स्थलाकृतियों के अंतर्गत आते हैं। तो इसी आधार पर हमारा आंसर हो जाएगा सी। अगला लिखा गया है यहाँ पर, भू आकृतियों के निम्नलिखित समूहों में से कौन सी अपर्दनीय विशेषताएं हैं। अर्थात यहाँ पर जितनी स्थलाकृतियां हैं इसमें से सिर्फ एक ऐसा उदाहरण है या एक ऐसा विकल्प है जिसमें सब अपर्दन जनित हैं। जैसे यहाँ पर अगर देखें निश्चुताश्म, तो जिसको हम कहते हैं स्टेलेग्माइट या स्टेलेक्टाइट, ये जो संरचनाएं होती हैं यह संरचना आपकी निक्षेप जनित है, ना कि अपर्दन जनित है। तो यह निक्षेप जनित है और इसी आधार पर यह गलत है, जबकि कह रहा केवल अपर्दन जनित की हमको पहचान करना है। तो अपर्दन जनित में ध्यान रखिएगा, ये जो निश्चिताश्म है यह एक निक्षेप जनित है, ना कि अपर्दन जनित। इसी प्रकार अगर हम बात करें आपका हिमगह्वर, यारडंग, गार्ज, होलरंध्र, अगर हम इसकी बात करें तो यह जो उदाहरण हमारे सामने है यह उदाहरण पूरी तरीके से अपर्दन जनित है, क्योंकि हिमगह्वर जो सर्क है यह भी एक अपर्दन जनित स्थलाकृति है। यारडंग जो वायुड़ प्रक्रम से बनता है यह भी एक अपर्दन जनित स्थलाकृति है। गार्ज जो नदी अपर्दन से बनता है यह भी एक अपर्दन जनित स्थलाकृति है। होलरंध्र जो कास्ट टोपोग्राफी के अंतर्गत बनता है ये भी एक अपर्दन जनित स्थलाकृति है। तो इस आधार पर हमारा आंसर हो जाएगा बी। शेष अगर हम बात करें प्राकृतिक सेतु का, पुलिन का, हिमनद, मृत कटक, तारानुमा, ये जो बालू स्तूप है, तो बालू का जो स्तूप है यह भी निक्षेप जनित है, इसलिए भी नहीं होगा। फिर लिखा है हिमोड़, हिमोड़ आपका वैसे ही यह एक निक्षेप जनित स्थलाकृति है। तो इस आधार पर हमारा आंसर हो जाएगा बी। अगला लिखा गया प्रश्न यहाँ पर, बरखान भू आकृति का निर्माण होता है। बरखान एक निक्षेप जनित स्थलाकृति है, वायु प्रक्रम द्वारा यह स्थलाकृति बनाई जाती है। तो कह सकते हैं यह एक निक्षेप जनित स्थलाकृति है। यह कैसी बनती है? यह निक्षेपण से निर्मित होने वाली स्थलाकृति है। और किस प्रकार का निक्षेपण? तो बालुका अर्थात वायुड़ प्रक्रम से निर्मित होने वाली स्थलाकृति है। अगला लिखा गया है, किस प्रकार के बालुका निक्षेप को व्हेल बैक भी कहा जाता है। तो व्हेल बैक जो स्थलाकृति है, अगर इसके विषय में आपको कहा जाए तो बालुका स्तूप ही जो हमारे होते हैं इसी को हम व्हेल बैक कहते हैं। और इसी को हम कहते, अगर देखो इसी जैसा, ये तो पहले चीज ध्यान रखिएगा, यह एक बालुका स्तूप होता है। बालुका स्तूप को ही हम क्या कहते हैं? व्हेल बैक कहते हैं। लेकिन इसी जैसा नाम आपको अतीत में भी मिला है, जब हम कह रहे थे हॉग बैक की चर्चा कर रहे थे जो सूकर पृष्ठ था, या हम बात करें रास मुटाने की जो भेड़ शिलाखंड था। तो भेड़ शिलाखंड हो या आपका सूकर पृष्ठ हो, वो सब हिमानी प्रक्रम से बनते हैं। जबकि व्हेल बैक जो शिलाखंड बालुका स्तूप है, निक्षेप है, यह हमारा वायुड़ प्रक्रम से निर्मित होने वाला एक निक्षेप जनित स्थलाकृति है। इस आधार पर हमारा आंसर हो जाएगा बी। अगला लिखा गया है प्रश्न यहाँ पर, नदी मार्ग में निक पॉइंट की पहचान किसकी उपस्थिति के द्वारा की जाती है। तो इसकी पहचान कठोर चट्टान के द्वारा होती है। जब नदी का रिजुविनेशन हो जाता है या स्थलाकृति का रिजुविनेशन हो जाता है, यह तब होता है या तो स्थलाकृति में उत्थान हो जाए या तो सागर तल में निमज्जन हो, सागर तल में या गिरावट आ जाए, तो जाके वह स्थलाकृति हमारी नवोन्मेषित होती है। और ऐसे में नदियां जब पुनः कटाव करती हैं स्थलखंड का, तो वहां पर कठोर संरचना से जब जल नीचे गिरता है, जैसे जलप्रपात के रूप में गिरता है, तो उसी को हम कहते हैं निक पॉइंट। क्या कहते हैं? निक पॉइंट। तो निक पॉइंट तभी बनता है जब नदी के मार्ग और मुहाने पर कठोर स्थलाकृति मिलती है या कठोर चट्टानें मिलती हैं, तब जाके बनता है। अगला प्रश्न यहाँ पे लिखा गया है, कम से कम 2 क्रमागत वर्षों तक हिमीकृत रहने वाली भूमि को क्या कहते हैं? तो परमाफ्रास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाफ्रास्ट कहते हैं। और इसी प्रकार जहां पर परिहिमानी स्थलाकृतियों का फॉर्मेशन होता है जिस लैंड फॉर्म से, उसको कहते हैं एक्टिव लेयर। और जहां पर परिहिमानी स्थलाकृति या परिहिमानी प्रोसेस कार्य नहीं करता, उसको कहते हैं परमाफ्रास्ट। इसका तात्पर्य है परमाफ्रास्ट में परिहिमानी जो प्रक्रम है वह एक्टिवेट नहीं रहता है, लेकिन इसके ऊपर का जो एक्टिव लेयर होता है, अगर हम बात करें कि यह कोई हमारी स्थलाकृति है, तो इस स्थलाकृति में जो ऊपर के पार्ट होते हैं यह एक्टिव लेयर होता है, 1 मीटर मोटा होता है, यह एक्टिव लेयर है। तो इसी पे सब कह सकते हैं परिहिमानी स्थलाकृतियां देखने को मिलती हैं। लेकिन जो नीचे वाला लेयर होता है इसको कहते हैं परमाफ्रास्ट। ये लेयर आपका एक्टिव लेयर है और ये लेयर आपका परमाफ्रास्ट है। तो परमाफ्रास्ट में किसी प्रकार के परिहिमानी स्थलाकृतियां नहीं बनती हैं। जो बनती हैं कहाँ बनती हैं? एक्टिव लेयर में बनती हैं, जो ऊपर का पार्ट होता है। अगला लिखा गया है, तटीय प्रवाह के द्वारा खुले जल या खाड़ी में बनाया जाने वाला संकरा उंगली नुमा बालू का तटबंध जिसका एक सिरा मुख्य भूमि से जुड़ा होता है क्या कहलाता है? तो उसको कहते हैं हम लोग स्पिट।
और स्पिट को कहते हैं भूजिह्वा। क्या कहते हैं? भूजिह्वा। इसका तात्पर्य है कि अगर मान लेते हैं जैसे भारत का यह भाग है, तो यहाँ पर अगर कोई इस प्रकार से स्थलाकृति बन जाए, जैसे अंगुली निकली हुई है या इस प्रकार से बन जाए, इसको कहते हैं स्पिट। क्या कहते हैं? स्पिट। और इसमें भी कई प्रकार की स्पिट होती है, डबल स्पिट होती है, सिंगल स्पिट होती है। तुम बोलो जो होता है उसका तात्पर्य होता है कि यह इस प्रकार से स्थलाकृति बनती है, मतलब एक डंबल होता है ऐसे, यह तुम बोलो की स्थलाकृति होती है। लैगून भी इसी प्रकार का, यहाँ पर जो ये झील बन जाती है इसको हम लोग लैगून कहते हैं। जब डबल स्पिट के मध्य में कुछ जल इकट्ठा होता है तो उसको हम लोग लैगून कहते हैं। तो यहाँ पर जो लिखा गया है प्रश्न, इसके आधार पर जो आंसर होगा वह होगा स्पिट, और इसी को कहते हैं भूजिह्वा। अगला लिखा गया है सीप के संदर्भ में सही कथन छांटिए। तो वैसे देखा जाए बालुका स्तूप दो प्रकार के बनते हैं। एक बालुका स्तूप होता है जिसको कहते हैं बरखान, और एक दूसरा बालुका स्तूप होता है जिसको कहते हैं सीप। क्या कहते हैं? सीप। तो सीप का तात्पर्य यही होता है कि जिसमें एक भुजा वाला बालुका स्तूप होता है उसको कहते हैं सीप, और जिसमें दो भुजा वाला बालुका स्तूप होता है उसको कहते हैं बरखान। बस उसको सेप के आधार पर और अलग अलग नामों से हम लोग पिकअप पुकारते हैं, लेकिन सेप का तात्पर्य उसमें केवल एक ही भुजा होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। अगला लिखा गया है प्रश्न, सर्क नाम से भी जाना जाता है। सर्क नाम से किसे जानते हैं? तो अरीटे को जानते हैं। हमने आपको प्रारंभ में ही बता दिया कि सर्क एक हिमानी प्रक्रम द्वारा निर्मित होने वाली अपर्दन जनित स्थलाकृति है, और इसी को हम हॉर्न कहते हैं, इसी को कोल कहते हैं, इसी को एरिटे कहते हैं। और यही सर्क आपका हिमगह्वर होता है, और इसी के द्वारा जो झील बनती है उसको कहते हैं टार्न झील। क्या कहते हैं? टार्न झील। तो ये सब तथ्य इसके विषय में, इसको भी ध्यान में आपको रखना है। अगला लिखा गया है उच्च अक्षांशों में गहरी हिमनद गर्तें जिनमें समुद्री जल भर जाता है तथा जो समुद्री तट रेखा निर्मित करते हैं कहलाते हैं फ्योर्ड तट। क्या कहलाता है इसे? यही कहलाता है हमारा फ्योर्ड तट। अगला लिखा गया है जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमाओं के सहारे। क्या कह रहा है? जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमाओं के सहारे स्थित जो जलप्रपात है उसे हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पर ध्यान रखना है, ये हमारा जाम्बिया है, एक तरफ जाम्बिया है तो एक तरफ हमारा जिम्बाब्वे है। एक तरफ जिम्बाब्वे है और एक तरफ जाम्बिया है, और इसी के मध्य में जो स्थला एक आपको यहाँ पर लैंड फार्म मिलता है, उसी लैंड फार्म को यहाँ पर हम कहते हैं विक्टोरिया फॉल है। क्या है? विक्टोरिया फॉल है। तो विक्टोरिया जो फॉल है या विक्टोरिया जो जलप्रपात है वह इन्हीं सीमाओं पर स्थित है। तो यह हमारा आंसर हो जाएगा विक्टोरिया जलप्रपात। अगला लिखा गया है निम्नलिखित में कौन सी एक अपर्दनात्मक स्थलाकृति नहीं है? अर्थात यहाँ पर जितनी स्थलाकृतियाँ दी गई हैं सब अपर्दन जनित हैं, सिर्फ एक ऐसी स्थलाकृति है जो अपर्दन जनित नहीं है और उसी का चयन करना है। जैसे सर्क है या हिमगह्वर, तो यह अपर्दन जनित स्थलाकृति है, हिमानी प्रक्रम से बनती है। जलकुंड ये भी एक अपर्दन जनित स्थलाकृति है और नदी द्वारा बनाई जाती है। इसी प्रकार जो यस्कर लिखा है, यस्कर हिमानी प्रक्रम से निर्मित होने वाला एक निक्षेप जनित स्थलाकृति है जो कहाँ बनता है? तो कह सकते हैं हिमोड़ क्षेत्रों में बनता है। हिमोड़ क्षेत्रों में जो निक्षेप जनित स्थलाकृति बनती है उसे कहते हैं यस्कर, और इसी का अन्य रूप हमको मिलता है ड्रमलिन है, फिर वहाँ पे हम कहते हैं यक बॉस्केट है, केम है, कैटिल है, ये सब भी निक्षेप जनित स्थलाकृतियाँ हैं, हिमानी प्रक्रम से बनाई जाती हैं। मेसा भी एक प्रकार से हम कह सकते हैं अपर्दन जनित स्थलाकृति है जो टेबल जैसी संरचना होती है, जिसको मेज जैसी भी संरचना हम लोग कहते हैं। तो इस आधार पर हम पहला, दूसरा और चौथा हमारा अपर्दन जनित है, जबकि तीसरा हमारा निक्षेप जनित स्थलाकृति है। अगला लिखा गया है सर्क उत्पत्ति का वर्ग शुंड सिद्धांत दिया गया था किसके द्वारा? इस सिद्धांत के विषय में आपको सीधा सीधा आंसर जानना है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। जॉनसन के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया? जॉनसन महोदय के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया है। सर्क उत्पत्ति का जो वर्ग शुंड सिद्धांत है या किसने प्रतिपादित किया है? तो जॉनसन महोदय ने प्रतिपादित किया है। अगला लिखा गया है निम्नलिखित में से कास्ट स्थलाकृति हम्स को मिलान कर सकते हैं। अर्थात जो कास्ट टोपोग्राफी में एक हम्स जैसी स्थलाकृति होती है, इसका तात्पर्य यही होता है कि कास्ट टोपोग्राफी के अंत में जब सभी उत्थिप्त भूखंड कट करके निमग्न हो जाते हैं, समप्राय मैदान बन जाते हैं, तो जो कठोर स्थलाकृति अवशिष्ट रूप में बच जाती हैं उसी को हम हस्म कहते हैं। क्या कहते हैं? हम्स कहते हैं। और यही एक प्रकार से जो डेविस महोदय का हमारा समप्राय मैदान होता है, उसी समप्राय मैदान में जो मोनाट नाक होता है वो भी हम्स जैसी ही स्थलाकृति होती है। और इसी जैसी स्थलाकृति पेंक महोदय के द्वारा जब इंडरम्फ में इंसलवर्ग मिलता है तो वो भी हम्स जैसी ही स्थलाकृति होती है। तो कह सकते हैं पेंक का इंसलवर्ग, डेविस का मोनाट नाक और
यहाँ पर स्थलाकृति जो कास्ट वाली है, हम्स, ये तीनों एक ही रूप के हैं, तो इस आधार पर हमारा आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न लिखा गया है, राजस्थान में भौतिक आकृतियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें। थार मरुभूमि में बालुका स्तूपों के मध्यवर्ती निम्नवर्ती गर्त मरहो कहलाते हैं। तो ये सही है, क्योंकि थार मरुभूमि में जो बालुका स्तूपों के मध्यवर्ती निम्नवर्ती गर्त भूमि होती है उसको क्या कहते हैं, मरहो कहते हैं। तो ये सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये जो लिखा है उत्खात स्थलाकृति बनास बेसिन में बनता है, ये गलत है। यह चंबल बेसिन में बनता है। किसमें बनता है, चंबल बेसिन में बनता है। फिर लिखा है राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित डोरा पर्वत अरावली पर्वत का हिस्सा, ये सही है। और यहाँ पर चौथा लिख रहा है महान सीमांत भ्रंश जिसको कहते हैं एमसीटी, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, यह अरावली पर्वत का हिस्सा है। तो यह गलत है, यह हिमालय पर्वत का हिस्सा है जो ग्रेट हिमालय और लघु हिमालय के मध्य में सीमा का निर्धारण करती है। तो इस आधार पर हमारा आंसर हो जाएगा ए और सी, अर्थात डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लिखा गया है, नदियों से निकलकर पहाड़ियों में सभी दिशाओं में फैल जाने वाली रूप चित्र को क्या कहते हैं। इसको कहते हैं रेडियल। क्या कहते हैं, रेडियल। नदियों के कई प्रकार के अपवाह प्रतिरूप होते हैं और रेडियल का ही तात्पर्य एक प्रकार से हम कह सकते हैं अरीय होता है। इसी को अपकेंद्रीय भी कहते हैं। इसका तात्पर्य है कि अगर एक पहाड़ी है, अर्थात एक अगर चोटी है, तो इस चोटी से सभी दिशाओं में नदियों का निकलना है। अर्थात यहाँ से एक नदी इधर निकल गई, एक नदी इधर निकल गई और एक नदी इधर निकल गई। इसका जो सबसे अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है यह है अमरकंटक। जो अमरकंटक है, अमरकंटक से 3 नदियाँ निकलती हैं और तीनों की दिशाएं अलग अलग हैं। एक नदी जो सोन है यह आप देखते हैं यह गंगा की तरफ जाती है। जो महानदी है यह आपकी बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती है और जो नर्मदा है यह अरब सागर की तरफ जाती है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जब एक उद्गम प्लेस हो और वहाँ से नदियाँ निकल करके अलग अलग दिशाओं में जब बहती हैं तो उसको कहते हैं रेडियल, उसी को कहते हैं अरीय और उसी को हम कहते हैं अपकेंद्रीय सिस्टम। अगर हम बात करें सेंट्रीपिटल, तो सेंट्रीपिटल का तात्पर्य है कि नदियां अलग अलग दिशाओं से आकर के किसी एक केंद्र बिंदु पर अपने जल का कहते हैं कि विसर्जन करें। अर्थात जैसे अगर कोई झील ले ले, उस झील में चारों दिशा से नदियां आकर के मिले। जैसे हमारा अतीत का टेथिस था, तो जो टेथिस भूसरणी थी उसमें चारों दिशाओं से नदियां आकर के उसमें अपने जल का विसर्जन करती थी। इसी प्रकार जो ट्रेलिस होता है, अगर ट्रेलिस के विषय में हम बात करें, इसका तात्पर्य एक मुख्य भूमि है और इस मुख्य भूमि में जितनी नदियां आकर के मिलती हैं ये सब एक दूसरे के समानांतर हैं। तो अगर इस प्रकार से नदियां आकर के मिलती हैं एक दूसरे के समानांतर, लेकिन मुख्य नदी से लंबवत मिलती हैं, तो इस सिस्टम को हम कहते हैं ट्रेलिस। क्या कहते हैं, ट्रेलिस। इसी प्रकार जो डेंड्रिटिक टाइप का संरचना होती है, इसका तात्पर्य है कि नदियां वृक्षनुमा स्वरूप का निर्माण करती हैं। तो जो वृक्ष रूपी आकृति का फॉर्मेशन करती हैं उसी को कहते हैं डेंड्रिटिक। और यह जो नदियां हैं खास करके हमारी जो सिंधु है, गंगा है, वह इसी टाइप का शेप बनाती हैं। तो इस आधार पर हमारा आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न के अनुसार वो तो है डी। इस प्रश्न के अनुसार आंसर क्या है, डी है। शेष के विषय में भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न लिखा गया है कि दुनिया के किस भाग में वायु अपर्दन से बने भूदृश्य को शेरिर और रेग कहा जाता है। तो जो सहारा का मरुस्थल है, सहारा के मरुस्थल में वायु अपर्दन से बनने वाले भूदृश्य को हम लोग क्या कहते हैं, शेरिर और रेग कहते हैं। जबकि अन्य क्षेत्रों में इसको अलग अलग नामों से हम लोग पुकारते हैं। अन्य क्षेत्रों में अर्थात हम कहते हैं जालीदार संरचना बनती है, उसी में हम ड्राई कैंटर की बात करते हैं, यारडंग की बात करते हैं। ये सब वायु अपर्दन से ही बनती हैं। लेकिन इन सभी स्थलाकृतियों को हम लोग सहारा क्षेत्र में क्या नाम देते हैं, तो शेरिर और रेग का ही नाम देते हैं। अगला प्रश्न लिखा गया है निम्नलिखित में से कौन से हिमघाव प्राकृतिक रूप से सर्वाधिक विनाशकारी होते हैं। तो सर्वाधिक विनाशकारी जो हिम के घाव होते हैं यह पट्ट हिम द्वारा होता है। तो जो पट्ट स्खलन होता है या पट्ट जो कह सकते हैं हिम घाव होता है यह सर्वाधिक विनाशकारी होता है। तो इस आधार पर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी। और इसी के साथ आज का एपिसोड हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल हम लोग पुनः एक नए एपिसोड में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।